अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अली वारसी साहब की तबीयत ठीक नहीं हुई है, लिहाजा मुझे अकेले ही ये शो करना पड़ रहा है। जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तब तक आप देखेंगे मुझे। अल्लाह उनको सेहत दे, उनका गला बंद है, बुखार है, वो जो आजकल वायरल चल रहा है, वो उसका शिकार हैं। बहरहाल ग्रैंड अलायंस की बहुत खबरें हम सुनते थे। फिर पीटीआई ने कहा जी मौलाना ने फैसला करने के लिए वक़्त माँगा हुआ है। फिर हमें बताया गया कि मौलाना ने 15 अप्रैल तक का वक़्त माँगा हुआ है। फिर ये कहा गया कि वो 15 अप्रैल को डेडलाइन नहीं थी, असल में मिड ऑफ अप्रैल में जेयूआई ने अपनी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाना था और उसमें फैसला होना है कि पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद होना है या नहीं होना। बहरहाल वो 2 दिन का इजलास लाहौर में हो गया। सारी पी जेयूआई की क़यादत वहाँ आई हुई थी। हमने आज कोशिश की ये जानने की कि फैसला क्या है? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जेयूआई का ये मौक़िफ़ रहा उसमें लोगों का कि देखिए आपके पास पीटीआई के मुख़्तलिफ़ नुमाइंदे आते हैं और सब आकर मुख़्तलिफ़ बात करते हैं, अपनी-अपनी बात करते हैं। आज तक इमरान खान ने जेयूआई के बारे में और मौलाना फज़लुर रहमान के बारे में कोई बयान नहीं दिया। ना अच्छा जब से वो जेल गए हैं या जब से वो ये 8 फरवरी के बाद जेयूआई के साथ ताउन करने की बात है, तब से इमरान खान ने किन्ना सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कभी जेयूआई के बारे में ना अच्छी बात की है, ना बुरी बात की है। ना मौलाना फज़लुर रहमान के बारे में अच्छी बात की है, ना बुरी बात की है। उनकी ख़ामोशी है जेयूआई और मौलाना फज़लुर रहमान के हवाले से, जो इबाहम पैदा करती है कि कल को वो अगर कुछ करेंगे कुछ हो, तो वो उसको डिसोन भी कर सकते हैं कि जी मेरी मर्ज़ी से तो नहीं हुआ है, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो जेल में था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो आज हम चीज़ें तय कर लेंगे, उनको इमरान खान की ताईद हासिल होगी। अब ये एक सवाल था जेयूआई के अंदर कि जी हम असद कैसर से बात तय कर लें, कल को इमरान खान असद कैसर को ही निकाल दे, फिर क्या करेंगे? हम उमर यूब से तय कर लें, वो उमर यूब को कहे मैंने तो उसको मैंडेट नहीं दिया हुआ था, तो वो उसको भी साइडलाइन कर दे तो पीटीआई में तो लोग साइडलाइन होते रहते हैं। तो लिहाजा अगर कोई बात तय होनी है तो वो तो इमरान खान से तय होनी चाहिए। बात कोई असद कैसर या उमर अयूब से तो तय नहीं हो सकती। इनकी पॉलिटिकल पोज़ीशन तो ऐसी नहीं है कि ये जेयूआई के साथ कोई बात तय करेंगे और कल को उस पे पहरा दें। ये आराम से आकर कह देंगे अब खान नहीं मानता तो हम क्या करेंगे? और खान कहेगा कि मेरे से तो आपका मुआहदा हुआ ही नहीं हुआ था, इन्होंने झूठ बोला था। तो फिर उसमें ये तय हुआ कि देखें जब नवाज़ शरीफ ने जेल से जेयूआई के साथ इत्तेहाद बनाना था, तो नवाज़ शरीफ ने जेल से मौलाना फज़लुर रहमान को खत लिखा था और वो जो जेल से खत था, वो मौलाना नवाज़ शरीफ के हाथ का उसके बाद पीएमएलएन और जेयूआई के दरमियान इत्तेहाद के रास्ते खुल गए थे। उसके बाद ठीक है, मौलाना कोट लखपत भी गए थे। तो अगर इमरान खान साहब जेयूआई के साथ इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, मौलाना फज़ल तो वो खत लिख सकते हैं जेल से कि मेरा मेरा ये पैगाम है, हाथ से लिखा हुआ खत आ जाए कि मैं जेयूआई के साथ इन शराइत पे इत्तेहाद बनाना चाहता हूँ। और अगर वो ये भी नहीं हो सकता, तो वो ये बयान दें कि उनके लोग कि जी इमरान खान साहब जेयूआईएफ की क़यादत से जेल में मिलना चाहते हैं, तो हम कोशिश कर लेते हैं उनसे हमारा एक वफ़द जाके मिल ले और बात कर ले। लेकिन बात इमरान खान से होनी चाहिए, उनके ख़त से होनी चाहिए, उनसे बराह रास्त होनी चाहिए, उसके बगैर बातचीत तय होने का कोई बात समझ नहीं आती। अब इमरान खान साहब जेल से मौलाना फज़लुर रहमान को ख़त लिखेंगे, क्या ये ग्रैंड अलायंस बनाती हैं? क्योंकि अभी तक इमरान खान ने खामोशी रखी हुई है फज़लुर रहमान के बारे में। उन्होंने मौलाना फज़लुर रहमान के ना हक़ में बात की है, ना खिलाफ बात की है। ना इमरान खान ने कभी अपने लोगों को कहा है कि जाके मौलाना को मिलें। कभी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मौलाना के साथ इत्तेहाद बनाना चाहता हूँ या नहीं बनाना चाहता। उनका अपना ना कोई ट्वीट है, ना बयान है, ना पीटीआई ऑफ़िशियल हैंडल का है। ये उनके लोग लगे रहते हैं। तो लिहाज़ा इस बात को जेयूआईएफ में आज रजिस्टर कराया गया कि देखें इस पार्टी में पीटीआई में तो किसी की कोई हैसियत नहीं है। सारी हैसियत खान की है और जब तक खान से बात ना हो तो इत्तेहाद बनाने का फ़ायदा क्या है? पहले खान से बात तो कर लेना कि खान कहे मैं बनाना चाहता हूँ, ताकि कल को खान मुकरे तो खान को ये तो हो गया आपसे बात हुई हुई थी। अच्छा एक तो ये बात तय हुई, अब उसकी मोडालिटीज़ पे बात हुई कि पीटीआई को कहा जाएगा कि भई खान नाल गल कराओ या खान दा खत लेके आओ और खान दे खत तो बगैर गल नहीं करनी या खान नाल गल कराओ, मुलाकात कराओ। तो एक तो ये सिंपल बात हुई। दूसरा वहाँ जेयूआई को पीटीआई की केपी हुकूमत पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे।
JUI का मौक़िफ़ था कि आप हमें कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। इत्तेहाद तो बनाना है आसिम मुनीर के खिलाफ, इत्तेहाद तो बनाना है फ़ौज के खिलाफ, गुफ्तगू तो करनी है फ़ौज के खिलाफ और फ़ौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद करनी है। लेकिन जो आप पीटीआई की केपी हुकूमत है, वो तो फ़ौज की गोद में बैठी हुई है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उनका चीफ मिनिस्टर तो हर वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा हुआ है। उनकी पूरी की पूरी काबीना कोर कमांडर के घर इफ्तारी पे चली जाती है, सलाम करने। तो ये कैसा इत्तेहाद होगा हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिसकी एक सूबाई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की गोद में होगी और मरकज़ में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इत्तेहाद चल रहा होगा। लिहाज़ा पीटीआई को अपनी या तो केपी की हुकूमत बदलनी चाहिए, नया चीफ मिनिस्टर लेके आएँ, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो उसमें जेयूआई उनकी मदद कर देगी कि आप गंडापुर को हटाएँ और गंडापुर को हटाने में जेयूआईएफ जो है वो पीटीआई की मदद करे। और अगर गंडापुर को नहीं हटाना तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा आप चीफ मिनिस्टर रख के क्या जद्दोजहद कर सकते हैं। तो लिहाजा जो पीटीआई केपी की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं, उस पर भी पीटीआई से वज़ाहत माँगी जाएगी कि आपकी हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में है और आप हमें कहते हैं फ़ौज के खिलाफ जद्दोजहद करनी है। पहले अगर आपने अगर केपी की पीटीआई की हुकूमत जो है वो पीटीआई की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रही, तो उसको बदलने के रास्ते पर हमारे साथ बात करें। उसको बरकरार रख के क्या, एक तरफ गंडापुर कह रहे हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा हूँ, आज़म सवाती कह रहे हैं बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं आइए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इत्तेहाद बनाते हैं। तो जेयूआईएफ की मरकजी मजलिस आमला में ना तो इत्तेहाद बनाने के लिए हाँ हुई है, ना ही इत्तेहाद बनाने के लिए ना हुई है। बातचीत को जारी रख के मज़ीद चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने की बात हुई है। और उसमें खान से बातचीत का और ये केपी का, तो वो कहेंगे कि जी हम अभी मज़ीद बातचीत करेंगे इत्तेहाद के लिए। अभी मुकम्मल क्लैरिटी इस हवाले से मौजूद नहीं है। जो मेरी इत्तलात हैं कि इस हवाले से यकसर नो करने का फैसला भी नहीं हुआ और यकसर हाँ करने का फैसला भी नहीं हुआ। लिहाज़ा अभी पीटीआई को मज़ीद चक्कर लगवाए जाएँगे, उनसे मज़ीद गारंटियाँ ली जाएँगी, उनसे मज़ीद बातचीत की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मौलाना ने ग्रैंड अलायंस को हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं। तो एक तो ये सूरत-ए-हाल है। बाकी पीटीआई में अलीमा खान के खिलाफ जो स्लॉट शुरू हुआ है कि वो पैसे खा गई हैं और 61 करोड़ की बात हो रही है वकला की फीसों की और ये और वो और उसमें सलमान सफदर जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं। बाकी वकला ने भी हाथ धोए हैं। इस पर मेरी पीटीआई के कारकुनों से बात हुई है। वो कहते हैं जब हम जेल जाते हैं तो हम पर तो पार्टी ₹1 नहीं खर्चती। मेरी कई 2-3 पीटीआई के लोगों से आज बात हुई है जो मुख्तलिफ मौके पे जेल गए हैं। उन्होंने अपनी ज़मानतें कराई हैं, वो अब केसेस भी लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमारी तो वकील की फीस कभी नहीं दी। हमारी 61 करोड़ रुपया हम पर तो इसमें से ₹1 नहीं खर्च हुआ। इसे हम तो अपनी ज़मानत के लिए मुचलके भी खुद देते हैं, वकील को फीस भी खुद देते हैं, हम तो सब काम खुद करते हैं। तो ये सारा कुछ किधर बाँटा जा रहा है? तो इस पर पीटीआई के अंदर बहुत बातचीत है, बिलख़ुसूस जो लोग जेलों में गए हैं, जिन्होंने अपनी ज़मानतें कराई हैं, जो केस भुगत रहे हैं, वो जो हैं इस हवाले से बहुत परेशान हैं कि उनके केसों पर तो पार्टी ₹1 लगाने को तैयार नहीं और बाकी सब लगाए जा रहे हैं, तो उनका ख़्याल है कि कुछ करोड़ रुपए उनके केसों पर भी लगाए जाएँ, उनके वकीलों की फ़ीसें दी जाएँ, उनके लिए ज़मानतें कराई जाएँ, उनके लिए हल किया जाए, तो उनके लिए तो ₹1 नहीं है। तो ये एक बहस जो है शेर अफ़ज़ल मरवत की गुफ्तगू के बाद शुरू हुई है कि पीटीआई का वर्कर ये जानना चाहता है कि ये करोड़ों रुपए में उसका कोई हिस्सा था या नहीं था, कि वो बगैर हिस्से के ही बैठी हुई है। बाकी जो जमात इस्लामी ने गज़ा पे मार्च किया है, उन्होंने आज मेरे ख़्याल में अक्लमंदी की है, वो रेड ज़ोन में नहीं गए हैं और उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे पे ही किया। सुबह इस्लामाबाद में कंटेनर लग गए थे और लगता था कि आज जमात इस्लामी और हुकूमत की लड़ाई हो जाएगी। जमात इस्लामी कहेगी कि हमने गज़ा का मार्च जो है वो डी चौक पे जाके ही करना है, रेड ज़ोन में ही करना है। लेकिन मेरे ख़्याल में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने सेंसिबली खेला।
ان کا موقف تھا کہ ہم غزہ کی کاز کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتے، اصل مسئلہ تو غزہ پر احتجاج کرنا ہے، جگہ زیادہ اہم نہیں ہے، ہم کو حکومت گرانے تو نہیں آ رہے، ہم تو غزہ پر احتجاج کرنے آ رہے ہیں۔ تو وہ ایکسپریس وے پہ کر لیا جائے یا ڈی چوک پہ کر لیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ حکومت ڈی چوک کی اجازت دیتی، لیکن نہ ملنے پر انہوں نے ایکسپریس وے میں کر لیا۔ میرا خیال صحیح پولیٹیکل بیہیویئر ہے، تحریک انصاف کو اس سے سیکھنا چاہیے، لیکن نا انہوں نے احتجاج کرنا تھا، انہوں نے متبادل جگہ پہ کر لیا اور اپنی تقریر کر لی، اپنا سارا احتجاج کیا۔ انہوں نے ضد نہیں کی کہ ہم تو ریڈ زون جائیں گے، ہم تو کنٹینر اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اس سے کو غزہ آزاد تھوڑی ہو جانا تھا۔ تو میرے خیال میں جماعت اسلامی نے آج مثبت روایت ڈالی ہے اور تحریک انصاف کو اس ضمن میں جماعت اسلامی سے سیکھنا چاہیے۔